Welcome friends on the digital platform of Saraswati Group of Colleges. I am Ashutosh Dwivedi introducing about the sequence, oscillatory sequence and divergent sequence. पिछले क्लास में हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस के विषय में डिस्कस किया है। आज का हमारा क्लास जो होगा वह डाइवर्जेंट सीक्वेंस और ऑक्सिलटरी सीक्वेंस पर होगा। ऑक्सिलटरी सीक्वेंस पर बात करेंगे। उसके पहले कन्वर्जेंट सीक्वेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है उस पर हमारा डिस्कशन होगा। कन्वर्जेंट सीक्वेंस में मैंने आपको डिफाइन किया था कि कौन ऐसे सीक्वेंस होते हैं जिनको हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं और क्यों कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं, कारण क्या होता है, तो उसको मैंने मैथमेटिकली आपको डिफाइन भी किया था। ठीक है, मैथमेटिकली मैं एक बार फिर मैं डिफाइन कर रहा हूं कि कौन ऐसे सीक्वेंस है जिनको कन्वर्जेंट कहा जाता है। मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपके पास कोई सीक्वेंस दिया है an जिसमें n टर्म्स है, n बिलोंग टू n, ठीक है, जिसमें n टर्म्स हैं या इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। अच्छा, जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करते हो, क्या करते हो, लिमिट अप्लाई करते हो, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट an, ठीक है, और लिमिट अप्लाई करने के बाद पूरा का पूरा सीक्वेंस किसी एक लिमिट पॉइंट पर या किसी एक रियल नंबर, रियल वैल्यू पर फिक्स हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। आप अगर फिजिक्स की भाषा में जानते हैं तो फिजिक्स में आप जानते हो कि जो आपका कन्वर्जेंट लेंस है वह क्या करता है कि अनंत से आने वाली किरणों को किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है। तो जो काम फिजिक्स में कन्वर्जेंट सीक्वेंस का है वही काम इसमें भी देखिए, लिमिट अप्लाई किया, ये जो लेंस लगाया गया है ये लिमिट का काम करता है, जो अनंत से आने वाली सभी किरणों को क्या करता है, किसी एक पॉइंट, तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्ज पॉइंट। फिजिक्स भाषा में इसको कन्वर्ज पॉइंट बोलते हैं। सिमिलरली इन मैथमेटिक्स की जो सीक्वेंस है जिसमें n टर्म्स हैं, a1 a2 a3 जो n टर्म्स हैं, इन टर्म्स की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे कि जितने टर्म्स हैं जब उन टर्म्स को एक लिमिट दिया जाए, और लिमिट किसके लिए दिया जाए, n टेंड टू इनफाइनाइट, और पूरा का पूरा सीक्वेंस किसी एक फिक्स रियल वैल्यू पर अगर कन्वर्ज कर जाए तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो लिमिट पॉइंट मिला है, अब इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या एक सीक्वेंस का दो लिमिट पॉइंट हो सकता है कि नहीं। तो देखिए इसके लिए थ्योरम मैंने लिखा है कि द लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज यूनिक, मतलब एक सीक्वेंस का एक ही लिमिट पॉइंट होता है। ठीक है ना, कैसे होता है आगे डिस्कशन देखेंगे। ये हमारा थ्योरम होगा मैथमेटिकली फॉर्म में, जैसे ये पूछता है आपके क्वेश्चन पेपर में पूछता है, इस फॉर्म में होगा, द लिमिट ऑफ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज यूनिक। अदरवाइज इसको इससे भी पूछा जाता है एग्जाम में, द कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैन हैव एट मोस्ट वन लिमिट पॉइंट, यानी कि एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस का एक ही लिमिट पॉइंट होता है। अब आपको उसके पहले मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैथमेटिकल जो हमने फार्मूला लिखा था। मैथमेटिकल फार्मूला में हम देखेंगे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मैथमेटिकल फार्मूला क्या है और उस मैथमेटिकल फार्मूला से कैसे हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो पहले मैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं मैथमेटिकली फॉर्म में, जिसका मैथमेटिकल फार्मूला था फॉर एवरी एप्सिलॉन, क्या था, for every epsilon greater than 0 there exists delta belong to n का मतलब नेचुरल नंबर, such that n is greater or equal to delta, and this implies that mod of an minus l is less than epsilon in this condition। इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि जो आपका सीक्वेंस n है उसका लिमिट पॉइंट क्या है, l है। और अगर सिंबॉलिकली आप लिखना चाहें सिंबल के रूप में तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट an इक्वल टू l। यह इसका कन्वर्जेंट सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट डिनोट करने का फार्मूला सिंबल है। अच्छा, अब देखिए हमने क्या सपोज किया कि हमारा, अब देखिए यहां से, इफ सपोज इट पॉसिबल द कन्वर्जेंट सीक्वेंस an हैज टू लिमिट पॉइंट l एंड l डैश, l और l डैश को हम दो कन्वर्जेंट पॉइंट मानते हैं। तो अगर l को पहले मैं बात करूं तो l अगर कन्वर्जेंट पॉइंट है तो उसका मैथमेटिकल फार्मूला इस तरह से हम लिखेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे कि जब हम l की बात करेंगे तो इसके लिए क्या होगा कि जो एप्सिलॉन है वो थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे कि एप्सिलॉन भी ग्रेटर देन 0 होता है, 2 भी ग्रेटर देन 0 होता है। तो अगर हम बात करें एप्सिलॉन बाई 2 की तो एप्सिलॉन बाई 2 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब देखिए जब हम बात कर रहे थे यल की तो यल के लिए मैंने क्या लिया था, डेल्टा लिया था। आगे देखेंगे थोड़ी सी चेंजिंग करके इस फार्मूला को मैं वेरीफाई कर रहा हूं और राइट कर रहा हूं किसके लिए, एल के लिए। एल के लिए क्या होगा, लिमिट an टेंड टू इनफाइनाइट फॉर द यल
फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स n1। देखिए यहां मैंने डेल्टा का यूज किया है और यहां पर क्या यूज हुआ है, n1 का, तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। आप चाहे तो डेल्टा 1 लिख सकते हो या तो n1। देखिए यहां भी डेल्टा बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, यहां भी n1 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, सच दैट मॉड ऑफ, देखिए यहां है ना कि मॉड ऑफ an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। यहां क्या है l के लिए, मॉड ऑफ an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। आगे देखिए कि जब लिमिट अप्लाई किया जा रहा है किस पर, लिमिट पॉइंट l डैश को माना जा रहा है, तो बिल्कुल सिंबॉलिकली लिखा है लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट an इक्वल टू l डैश। अब फिर उसी तरह एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहां जब l1 था, l था तो n1 माना गया। l डैश के लिए हम क्या मान सकते हैं, इसको n2 भी मान सकते हैं। आप इसी चीज को डेल्टा 2 ग्रेटर देन बिलोंग टू n भी मान सकते हैं। तो आप चाहो तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 पर भी वेरीफाई कर सकते हो जैसे मैंने किया है, या तो आप n1 n2 से भी इसको आप वेरीफाई कर सकते हो। फिर सिंबॉलिकली देखिए लिखा हुआ है an माइनस l डैश इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर एवरी n ग्रेटर देन n2। अब देखिए कि दो वैल्यू हमारे पास है, दो वैल्यू क्या क्या है, अभी मैं इसका अभी इस फॉर्म में डेल्टा के फॉर्म में भी मैथमेटिकली डिफाइन कर दूंगा। तो हमारे पास दो वैल्यू हैं, दोनों नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रही हैं। पहली वैल्यू क्या है, यहां देखिए n1 बिलोंग टू n, और दूसरा नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है, n2 बिलोंग टू n। तो इसके बीच नेचुरल नंबर के लिए लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी अगर अप्लाई करें तो आपके पास तीन कंडीशन आते हैं कि या तो n1 n2 से बड़ा होगा, या तो n1 क्या होगा, n1 लेस देन n2 होगा, अदरवाइज n1 क्या हो जाएगा, इक्वल टू n2 हो जाएगा। इस तीन कंडीशन में कोई एक ही कंडीशन नेचुरल नंबर में वेरीफाई होगा। तो हमें ये नहीं पता है कि n1 बड़ा है या n2, तो हम इसके लिए एक मैथमेटिकल टर्म यूज करते हैं कि हम सपोज करते हैं कि n1 और n2 में जो बड़ा है, जो मैक्सिमम है, उसको हम एक नॉमेनक्लेचर से डिनोट कर दिए हैं, किससे, n0 से, ठीक है, n0 से। अब हम इसको n0 से डिनोट किए हैं, तो अब हम डिफाइन करेंगे किसको, कि आपका n ग्रेटर देन n0 और वैल्यू निकालना है मॉड ऑफ किसका, l माइनस l डैश, l माइनस l डैश की वैल्यू लेस आर इक्वल टू, अब देखिए क्या किया गया है, मॉड ऑफ l माइनस an को सब्ट्रैक्ट किया गया है, an को जोड़ा गया है एंड l डैश। अब इसको हम अगर a मान लें, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, तो इसकी वैल्यू आपने पढ़ा है कि लेस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a मतलब l माइनस an, ठीक है, और प्लस मॉड ऑफ b मतलब an प्लस l डैश, ठीक है। अब ये हो गया मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b लेस आर इक्वल टू के रिलेशन से। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में an माइनस l की वैल्यू है एप्सिलॉन बाई 2, और दूसरे में an प्लस l डैश, an माइनस l डैश की वैल्यू है, ये भी आपका एप्सिलॉन बाई 2 है, तो l माइनस an की वैल्यू हो गई एप्सिलॉन बाई 2, an माइनस l डैश की वैल्यू हो गई एप्सिलॉन बाई 2, तो l माइनस l डैश लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। अब देखिए जो एप्सिलॉन है यह ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन बहुत ही स्मॉल, लिस्ट स्मॉल वैल्यू होता है, लिस्ट रियल नंबर होता है। तो हम अपने थ्योरम के प्रूफ के लिए सपोज कर लेंगे कि कुछ समय के लिए एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। लिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है तो एप्सिलॉन को 0 मानेंगे, तो जो आपकी वैल्यू आई है मॉड ऑफ l माइनस l डैश इक्वल टू एप्सिलॉन, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, l माइनस l डैश इक्वल टू 0, और यहां से जब आप मॉड हटाएंगे तो l माइनस l डैश इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट l इक्वल टू l डैश। यानी थ्योरम के शुरू में जो हमने सपोज किया था कि इस सीक्वेंस an के पास दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैं, दो लिमिट पॉइंट हैं, तो वह दो लिमिट पॉइंट l और l डैश अलग अलग नहीं थे, बल्कि दोनों एक ही रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक ही लिमिट पॉइंट को रिप्रेजेंट। तो हैंस वी कैन से दैट द लिमिट पॉइंट ऑफ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज यूनिक। नेक्स्ट देखिए डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस को मैं डाइवर्जेंट लेंस से भी डिफाइन कर रहा हूं। देखेंगे डाइवर्जेंट लेंस में क्या होता है, आप बोलते हो कि किसी रेज से आने वाले जो रेज होते हैं जब वह अनंत की तरफ किसी लेंस से गुजरने के बाद अनंत की तरफ अग्रसर हो जाते हैं तो उस लेंस को आप डाइवर्जेंट लेंस बोलते हैं। इन सिमिलरली जो हमारा सीक्वेंस an है, ठीक है, इस an में अगर हम लिमिट अप्लाई करें n टेंड टू इनफाइनाइट करें और इसकी वैल्यू, दो वैल्यू मिल सकती है, अगर हम रियल लाइन की बात करें तो या तो प्लस इनफाइनाइट हो जाए या तो माइनस इनफाइनाइट हो जाए, तो इस कंडीशन में हम सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। यहां से देखेंगे सीक्वेंस an इज सेड टू बी डाइवर्जेंट टू प्लस इनफाइनाइटी और माइनस इनफाइनाइटी। प्लस इनफाइनाइटी दोनों को डिफाइन करेंगे।
अब फिर मैथमेटिकली उसी तरह इसका डिफिनेशन है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा बिलोंग टू n सच दैट n इज ग्रेटर और इक्वल टू डेल्टा एंड दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट सीक्वेंस an इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। यानी कि लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या हो जाए कि आपका जो सीक्वेंस है वह सीक्वेंस इनफाइनाइट की तरफ, प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट की तरफ अगर टेंड कर जाता है तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। यहां से सिंबल के रूप में अगर डिनोट करना चाहें तो आप देखिए क्या लिखा है, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट, अदरवाइज और लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट n टेंड टू इनफाइनाइट। दूसरा इसी तरह लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट an इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट। तो या तो प्लस इनफाइनाइट पर टेंड करे या तो माइनस इनफाइनाइट पर टेंड करे अगर कोई सीक्वेंस, तो उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। आगे देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। जो n है, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो, ये प्लस इनफाइनाइट है। कैसे, जब आप लिमिट क्या करोगे n टेंड टू इनफाइनाइट और सीक्वेंस n में पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस इनफाइनाइट। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, इनफाइनाइट की तरफ टेंड करता है। आप जानते भी हो कि अगर हम 0 से या 1 से शुरू करते हैं तो जैसे जैसे हम इसमें टर्म्स बढ़ाते जाते हैं नेचुरल नंबर में, तो वह कहां की तरफ टेंड करता है, प्लस इनफाइनाइट। रियल लाइन के अगर निगेटिव पार्ट की बात करो, अगर माइनस n की बात करते हैं तो माइनस n जो है वो किधर टेंड करता है, माइनस इनफाइनाइट की तरफ। तो यहां से भी आप रियल लाइन से भी वेरीफाई कर सकते हो कि अगर हम टर्म्स बढ़ा रहे हैं, 0 से अगर राइट साइड में जाते हैं तो 0 से राइट साइड में जाने पर ये जो टर्म्स हैं वह प्लस इनफाइनाइट की तरफ टेंड करते हैं, 0 से लेफ्ट साइड में जाने पर यह माइनस इनफाइनाइट में टेंड करते हैं। तो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर या सेट ऑफ इंटीजर है, ठीक है ना, उसकी सेट ऑफ नेचुरल नंबर की टेंडेंसी जो है वह प्लस इनफाइनाइट की होती है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जो टेंडेंसी होती है, उसकी जो डाइवर्जेंसी होती है वो दोनों होती है, प्लस इनफाइनाइटी भी होती है, माइनस। आप सामान्य रूप से भी देखते हो कि रियल लाइन पर अगर आप इंटीजर को क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, तो रियल लाइन पर 0 से जब आप राइट साइड में जाते हो तो यह टेंड करता है प्लस इनफाइनाइट की तरफ, और जब रियल लाइन पर आप क्या करते हो, लेफ्ट साइड में टेंड कराते हो तो यह माइनस इनफाइनाइट। तो सेट ऑफ इंटीजर की जो टेंडेंसी होती है, डाइवर्जेंसी होती है, और प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट दोनों होती है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो सेट ऑफ इंटीजर जो है वह डाइवर्जेंट सीक्वेंस है इन केस जब उसको हम लेफ्ट और राइट दोनों साइड में क्या कराएं, टेंड कराएं। आगे देखेंगे दूसरा एग्जांपल है n स्क्वायर। तो n स्क्वायर में भी अगर आप लिमिट अप्लाई करते हो, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट n स्क्वायर, लिमिट अप्लाई करने पर इनफाइनाइट का स्क्वायर होगा। इनफाइनाइट में इनफाइनाइट को जोड़ो, सबट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, अनडिटर्मिनेबल होती है, इसलिए हम इसको सपोज करेंगे क्या होगा, इनफाइनाइट। तो सेट ऑफ n स्क्वायर डाइवर्जेंस टू प्लस इनफाइनाइट। सिमिलरली n स्क्वायर प्लस 1 2n प्लस 1 भी डाइवर्ज करेगा किस पर, प्लस इनफाइनाइट पर। an इक्वल टू 1 प्लस 1/2 यानी 1/n का जो सीक्वेंस है वो भी क्या करेगा, 1/n में आप क्या करोगे, n इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये प्लस इनफाइनाइट पर टेंड करता है। सिमिलरली माइनस n स्क्वायर टेंड करेगा माइनस इनफाइनाइट पर, माइनस 2n डाइवर्ज करेगा किस पर, माइनस। तो इन एग्जांपल से भी आप देख सकते हो कि जो सीक्वेंस है वह दो तरीके से डाइवर्ज होता है, या तो प्लस इनफाइनाइट पर डाइवर्ज करेगा या तो वह क्या करेगा, माइनस इनफाइनाइट पर। तो इसमें अगर बात करें कि डाइवर्जेंस क्या, लिमिट क्या होता है, तो इसकी लिमिट क्या होती है, इनफाइनाइटी होती है। मतलब या तो प्लस इनफाइनाइटी होगी या तो माइनस इनफाइनाइटी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 3 तरह के जो हमने सीक्वेंस पढ़े हैं, एक हमने पढ़ा है काची सीक्वेंस, ठीक है, और एक पढ़ा हमने डाइवर्जेंट सीक्वेंस, एक हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एक बाउंडेड सीक्वेंस। तो इसके आधार पर हम सीक्वेंस पीछे क्लास में डिस्कस किया गया, एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगला हमारा थ्योरम होगा कॉची सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस के रिलेशन के आधार पर जितने भी थ्योरम है उसके विषय में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।